हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव की तारीखों में बदलाव करते हुए मतदान के दिन को 1 अक्टूबर से बदलकर 5 अक्टूबर कर दिया है। इसके साथ ही नतीजे भी अब 4 अक्टूबर के बजाय 8 अक्टूबर को आएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी हलचल तेज है। जबरदस्त माहौल बना हुआ है। लगातार 2 बार इस राज्य में बीजेपी ने अपनी सरकार जरूर बनाई है, लेकिन अब तमाम चुनौतियां इस मुकाबले में कांग्रेस की उपस्थिति को भी मजबूत करने का काम कर रही हैं। चुनावी जंग पूरी तरह बीजेपी बनाम कांग्रेस की बनी हुई है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी स्थानीय पार्टी की भूमिका निभा रही हैं। इनका अपना स्टेक होता है। इस बार चुनाव में कई ऐसे सियासी मुद्दे बन चुके हैं जो किसी भी पार्टी के लिए हार जीत तय कर सकते हैं। सत्ताधारी बीजेपी में उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। उधर कांग्रेस भी उम्मीदवारों के चयन की कवायद में जुटी हुई है। इस चुनाव में कई दिग्गजों की सियासी किस्मत भी दांव पर होगी। हरियाणा के चुनावी महाभारत पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में एक चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। सूबे में टिकट के बंटवारे का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब सवाल है कि विधानसभा की बाजी कौन जीतेगा। क्या बीजेपी हैट्रिक बनाएगी या कांग्रेस की वापसी होगी। चुनाव में अपने प्रदर्शन को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। हरियाणा के चुनाव में ताल ठोकने वाली पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन है। बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के झंडे तले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन हरियाणा में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ मुखर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में भी परिवारवाद का जिक्र किया था। जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी है। हरियाणा में भी बीजेपी की राजनीति का मजबूत आधार परिवारवाद रहा है। बीजेपी हुड्डा परिवार को लेकर कांग्रेस और चौटाला फैमिली को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल यानी आईएनएलडी को घेरती रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 में से 5 सीटों पर हार मिली थी। हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का फोकस गैर जाट जातियों की गोलबंदी पर है। ऐसा कांग्रेस के पक्ष में जाट मतदाताओं की संभावित एकजुटता की काट के लिए किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हरियाणा के रण के बारे में, किस तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं, किस पार्टी की कैसी तैयारियां हैं, और सबसे बड़ी बात जो अभी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया है। हम देखते हैं कि जल्द से जल्द लिस्ट, अभी पिछले विधानसभा चुनाव जितने देखे गए उसमें हमने देखा एक होड़ थी और जल्द से जल्द आ जाते थे नाम, लेकिन हरियाणा में बड़ा सोचना पड़ रहा है सत्ताधारी दल को भी, कांग्रेस को भी। तमाम मेहमानों से बात करूं उससे पहले मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। कृष्ण मोहन, सबसे पहले तो अपडेट जानना चाहेंगे। आज ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नाम जो है वो बड़ी पार्टियों की तरफ से आ सकते हैं, और इसमें देरी क्यों हो रही है, इतना सोचना विचारना क्यों पड़ रहा है? प्रवीण, बीजेपी के सीईसी की बैठक हो चुकी है और करीब 51 उम्मीदवारों का फैसला वो लोग कर चुके हैं, जिसके नाम की घोषणा कभी भी हो सकती है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के जो सदस्यता अभियान है इसको खत्म होने में 7 से 7:30 का समय लगेगा। 8 बजे के बाद कभी भी लिस्ट आ सकती है। कांग्रेस में भी ये सिलसिला जारी है। वहाँ पे भी एक जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो हो चुकी है। आगे जल्द ही उस पर भी फैसला होगा। जो आपने एक सवाल किया कि इसमें देरी क्यों हो रही है, देरी इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी वहाँ पे 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। इसके अलावा वहाँ पे किसानों का इशू है। किसानों के इशू के साथ वहाँ पे जो पहलवान का इशू है वो भी एक इशू है। तो 3 ऐसे इशू हैं जिसको लेकर सरकार बहुत फूंक के कदम रख रही है कि सपोज करें कि एक्स को अगर आप रोहतक से उतारते हो तो कौन सा वाई व्यक्ति जो है उसको चुनाव में हरा सकता है। इस बात को लेकर लोग इस बार इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस पहले अपना पासा फेंके, उसके बाद बीजेपी डिसाइड करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया। आज देर रात तक बीजेपी की एक लिस्ट आ जाएगी। जी,
कृष्णमोहन ने एक सियासी समीकरण पर आपने हालांकि इसका जवाब दिया है पहले सवाल के जवाब में। एंटी इनकम्बेंसी हावी, किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, फिर हमने देखा विनेश फोगाट जो हैं वो किसानों के साथ दिखाई दे रही हैं। हालांकि उन्होंने कहा राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। और इस बार कांग्रेस भी खासी उत्साहित दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक दौर आया था, ऐसा लग रहा था कि कहीं पर भी जोर नहीं है, लेकिन हिमाचल, उसके बाद कर्नाटक, ऐसी कुछ जीतों ने उसको थोड़ा सा एक ऊर्जा दी है और हरियाणा में बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस क्योंकि आप जानते हैं जमीनी हकीकत को, थोड़ा सियासी माहौल भी बताएं, उसके बाद हम मेहमानों से बातचीत करेंगे। हरियाणा की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही, ये एक तरीके से मैं कहूँ कि इनका बिहेवियर प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है इनका। और जो हमने बात की, दोनों आदमी ने बात की कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए है, किसानों का मुद्दा है, उसके बाद पहलवानों का मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हुड्डा का मुद्दा है। क्योंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई चुनौती देने की स्थिति में है और लोहा देने की स्थिति में है तो वो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा हैं। भूपेंद्र हुड्डा को पार्टी किसी वजह से, चाहे जो भी वजह हो, बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हुई नज़र आ नहीं रही है। वहाँ पे कुमारी शैलजा भी चाहती हैं कि उनको मौका दिया जाए, रणदीप सुरजेवाला है, दीपक बाबरिया हैं, वो तमाम लोग हैं कि अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। तो कांग्रेस के लिए बीजेपी से ज़्यादा चुनौती इस बात को लेकर है कि कांग्रेस अगर संगठित हो सकती है तो हुड्डा के नेतृत्व में संगठित हो सकती है, और अगर आपने हुड्डा को ही किनारे कर दिया तो कांग्रेस वहाँ पे संगठित होगी, इसकी संभावना काफ़ी कम है। और ऐसे में जब पेंटा एंगुलर फाइट हो हरियाणा में तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पाला किसकी तरफ जाएगा, बीजेपी की तरफ जाएगा या कांग्रेस की तरफ। अच्छा केम, मैं आपको धन्यवाद करूं। उससे पहले तस्वीरें जब आप बोल रहे थे तो सदस्यता अभियान की सीधी तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये महज इत्तेफाक है या आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजिकल है कि इस समय पर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई? नहीं, ये एक कोइंसिडेंस है कि आज सदस्यता अभियान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर 5वें साल अपनी सदस्यता को रिन्यू कराती है, और जाहिर सी बात है कि विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इनका लक्ष्य अभी करीब 12 करोड़ इनके एक्टिव मेंबर हैं, और पार्टी ने ये लक्ष्य रखा है कि इसको बढ़ा के कम से कम 20 करोड़ रख लिया जाए। तो ये इसको कोइंसिडेंस कहेंगे, लेकिन राजनीति में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, हर चीज़ का कोई ना कोई मैसेज होता है। यहाँ से बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद केम इन तमाम जानकारियों के लिए। सदस्यता अभियान की आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद सदस्यता लेंगे, शपथ दिलवाएंगे अध्यक्ष जेपी नड्डा, दोनों की तस्वीरों को आप इस वक्त देख रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब मौजूद हैं। तमाम खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आइए 5 की पड़ताल में आगे बढ़ते हैं और मेहमानों से बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ शैलजा भाटिया जो कि प्रवक्ता हैं जेजेपी की, वो जुड़ रही हैं। वीरेंद्र वशिष्ठ जी प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर संजय कुमार हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे। कृष्णमोहन से हमने बात की। प्रियदर्शनी सिंह जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो मैं पॉलिटिकल गेस्ट के पास जाऊं उससे पहले डॉक्टर संजय आपकी टिप्पणी चाहूँगा। हरियाणा के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती अवश्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कॉन्फिडेंस भी दिखा रही है कि हम तीसरा टेन्योर भी यहाँ पर कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ भी हम देखते हैं कि कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौतियाँ रहती हैं नेतृत्व को लेकर। हालांकि उससे पहले उनके लिए जीतना बड़ा जरूरी है। बहरहाल, आप कैसे आकलन करते हैं हरियाणा की वर्तमान स्थितियों का, और खासतौर पर तब जबकि फूंक फूंक कर कदम रखते हुए लिस्ट को जारी किया जा रहा है? देखिए, स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में हर पार्टी को दावा करने का अधिकार है कि तीसरी पारी भी हमारी होगी, लेकिन ये तो जनता तय करेगी ना कि वो तीसरी पारी आपकी होगी या नहीं। रह गई बात दो मुद्दे, क्या जनता मुद्दे तक ही सीमित रहती है, या जो पार्टियां जो मुद्दे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, या जनता भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसको कहते हैं मुद्दे से भटकाना। अगर भटक जाती है तो परिणाम कुछ और आएंगे। मुद्दे पर फोकस रह जाती हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी का एक मुद्दा तो है। जिन चीजों की आप चर्चा कर रहे थे, किसानों का मुद्दा वहां है। एक बड़ी आबादी जो 22% का जो आंकड़ा है जाट आबादी का, उनकी नाराजगी है, और वो चूंकि वो किसान परिवार से हैं तो उनकी नाराजगी साफ साफ दिखती है। जो मुद्दे हैं वहां पर नौजवानों के अग्निवीर योजना को लेकर के, क्योंकि हरियाणा से बड़ी संख्या में नौजवान सेना में जाते हैं। महंगाई भी एक मुद्दा है, इस चर्चा को भी हम लोग इसमें रखेंगे कि महंगाई भी एक मुद्दा है वहां के लोगों के सामने। तो एंटी इनकम्बेंसी का जो मुद्दा होता है उसको पार्टियां जो सत्ता में होती है
वो अपने स्ट्रेटेजिकली कैसे डाइल्यूट करती। लेकिन जो अपने दूसरा पक्ष का है वो पक्ष भी बड़ा मुद्दा है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में या उन पर भरोसा करेगी कांग्रेस। अब यात्रा ही दो चल रही है, एक तरफ हुड्डा जी की यात्रा चल रही है, एक तरफ शैलजा यात्रा निकाल रही है। अब सोचिए कि पार्टी के लोग ही दो यात्रा कर रहे हैं, एक शहर की यात्रा कर रहे हैं, गांव की यात्रा कर रहे हैं या ग्रामीण अंचल की यात्रा कर रहे हैं। हर की अपनी महत्वाकांक्षा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला है तो उनकी अलग महत्वाकांक्षा है, और लोग हैं उनकी अलग महत्वाकांक्षा है। और वैसे में क्या कांग्रेस कोई ठोस निर्णय ले पाएगी? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा करके दांव लगाएगी या वो अलग अलग तरीके से चीजों को देखेगी? टिकट के बंटवारे में जो आपने कहा कि फूक फूक करके भारतीय जनता पार्टी इसीलिए तो कर रही है कि कम से कम हमारे यहाँ बागी हूं, हम चेहरा अगर बदलना भी पड़े तो हम चेहरा बदलें, लेकिन जीत की गारंटी आपने जो चीजें हैं, मतलब मुझे लगता है कि उसको बड़े व्यवस्थित तरीके से सारे पॉइंट्स को रख दिया है। अब इनको थोड़ा एनालाइज करेंगे कि हरियाणा में वर्तमान वास्तविक स्थितियां क्या है। प्रियदर्शनी जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। एंटी इनकम्बेंसी 10 साल शासन रह चुका है, एक बार फिर जब सामने आए, डॉक्टर संजय ने भी कहा इन चुनौतियों की बात बार बार होती है, किसानों का मुद्दा हो, पहलवानों का मुद्दा हो या एंटी इनकम्बेंसी हो, नेतृत्व परिवर्तन भी किया गया। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों को क्योंकि आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि एक बार फिर आएंगे, तो कॉन्फिडेंस क्यों है, आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं और कैसे आप इस एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को काउंटर कर रहे हैं? प्रवीण जी नमस्कार। और बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि क्या एंटी कंपल्सी हो रही है हम लोगों के यहाँ। तो पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा के इतिहास में शायद ये पहली बार होगा कि एक पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, और ये मैं अतिशयोक्ति में नहीं बोल रही हूँ। इसके पास इन बातों के लिए मेरे पास तथ्य हैं। पहली बात कि पहले कांग्रेस पे आते हैं, तो कांग्रेस में तो हाल ऐसा है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो इनके यहाँ तो ऐसा अंतर्कलह है जो सर्वविदित है, सबको मालूम है किस तरीके से बापू बेटे ने कब्जा कर रखा है, यानी कि बड़े हुड्डा साहब ने और छोटे हुड्डा साहब ने किस तरीके से पार्टी को ही टेक ओवर कर रखा है। इसमें इनके आला कमान भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे किसी की भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। और इतिहास में ये भी पहली बार प्रवीण जी हो रहा है कि कांग्रेस से ही लड़ रही है, यानी कि रणदीप सुरजेवाला शैलजा से लड़ रहे हैं, शैलजा जी जो है वो हुड्डा साहब से लड़ रही है, हुड्डा साहब इन दोनों से लड़ रहे हैं। और इसका प्रमाण देने के लिए अभी आपके राजनीतिक विशेषज्ञ भी यही बात बोल रहे थे, और मैं भी आपको बता दूं कि जब इन लोगों ने इनकी ये यात्रा निकली हुड्डा साहब की, हरियाणा मांगता है हिसाब। अब हरियाणा मांगता है हिसाब में ना किसी भी वरिष्ठ नेता की फोटो नहीं थी, सिर्फ उदय भान जी और हुड्डा साहब की, बड़े हुड्डा साहब की फोटो थी। तो क्या ये दोनों नेता नहीं है? और जब शैलजा जी ने अपनी यात्रा निकाली, जो कि यात्रा उन्होंने भी पूरे प्रदेशों में निकाली, तो वहां पे भी बड़े हुड्डा साहब की फोटो नहीं थी, और वहां पे भी उदय भान जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उनकी भी फोटो नहीं थी। जब आला कमान से इन लोगों को डांट पिटी है, तो उसके बाद जब यात्रा अंत पे आने लगी, तब इन्होंने फोटोज डालना अच्छा, कुल मिला के शुरू किया। प्रियदर्शनी जी, मैं आपने डिटेल में इस बात को रखा, मैं ऐसा मानूं, बहुत संक्षेप में बताइएगा ताकि बाकी मेहमानों को मैं शामिल कर पाऊं चर्चा में, कि कांग्रेस की कमियां या कांग्रेस की अंतर्कलह से आपको सुकून मिल रहा है और ताकत मिल रही है? सुकून नहीं मिल रहा। मैं जी ये दिखाना जरूरी था आपको कि ये देखिए कि जो हमारे विपक्ष सो कॉल्ड अपने आप को विपक्ष बोल रहे हैं हरियाणा में, उनका ये हाल है। अब हम बताते हैं अपने बारे में। नहीं, मैं इस पर डिटेल लूंगा कि आपके, हाँ, मेरा जो प्रश्न था, क्योंकि आपने कई सारी चीजें कही हैं, तो कांग्रेस प्रवक्ता जब हमारे साथ मौजूद हैं तो उनका एक रिएक्शन मुझे बहुत। प्रवीण जी मुझे बस 20 सेकंड दे दीजिए, फिर आप जी बोलिए, बुलवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है वरिष्ठ जी से, लेकिन मुझे 20 सेकंड दीजिए। अब उसके बाद आते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो काम कर रखे हैं, हम उन कामों के बेसिस पे जा रहे हैं। एनएचएम के कर्मचारियों को हमने 6th पे कमीशन पे लेके आए। हरियाणा एक ऐसा पहला प्रदेश है जहां पे हमने 7th पे कमीशन लेके आए। 24 फसलों पे एमएसपी अगर किसी प्रदेश ने दी है तो वो हरियाणा ने दी है, और कोई एक ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पे एमएसपी 24 फसलों पे मिल रही हो, ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है। तो स्वामीनाथन कमेटी को अगर सही तरीके से लागू किया है तो वो हरियाणा ने किया है।
उसके बाद चाहे आप बात करें आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए, आंगनवाड़ी ठीक महिलाओं है को प्रियदर्शनी पक्का जी, भी हम ये लोगों ने किया उपलब्धियों है। वाला तो कॉलम ऐसे जरा बहुत लंबा सारी जाएगा और मैं उपलब्धियां आपको पूरा हमारे अवसर पास दूंगा। एक नया आप मुख्यमंत्री विस्तार से नॉन पूरी स्टॉप लिस्ट बताइएगा, विस्तार से बताइएगा, लेकिन पॉइंट क्लियर है जी। कि आप लोगों ने काफी काम किया है और यहाँ भीतरघात चल रहा, उठापटक चल रही है। जी वशिष्ठ जी, मैं बिना समय गवाए आज सीधे जितनी बातें कही है वो एक सवाल के तौर पर ही आपके सामने रखता हूं। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, आपके यहाँ अंतर्कलह चल रही है? परवीन जी, दोनों ही बात आपकी गलत है। बीजेपी अच्छा काम ना नहीं कर मेरी रही है नहीं और है, ये हमारे प्रियदर्शनी जी की बात को जस का तस रख दिया यहाँ मैं जी क्योंकि आप फैसिलिटेटर हो तो जी जी, मैं ठीक हमेशा है। चेयर की तरफ करके बात करता हूँ। हरियाणा में बीजेपी अच्छा काम कर रही होती, ना तो इनको पूर्व मुख्यमंत्री को भगाना पड़ता हरियाणा से, और ना ही वर्तमान के मुख्यमंत्री जो हैं कि अगर इनके अच्छे काम होते तो वो इतनी हिम्मत जरूर जुटा पाते, वो करनाल से चुनाव लड़ने की सोचते। अगर इतने ही अच्छे काम किए हैं, और जो अंतर्कलह की बात हमसे कर रहे हैं, अभी 2 दिन पूर्व इनके एक पूर्व मंत्री ने मंच से कहा, जहां से प्रियदर्शनी जी आती हैं, गुड़गांव में ही मंच सजा था, और मंच से कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ये पार्टी नहीं देगी तो दूसरी पार्टी देगी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है हरियाणा की। जब भी आपके जितने भी विश्लेषक बात कर रहे थे, तो हरियाणा में तीन ही चीजों की बात की जाती है, किसान की, पहलवान की, नौजवान की, और तीनों ही इस सरकार के 10 साल के अत्याचारी शासन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और खड़े होके उन्होंने कांग्रेस को शक्ति दी है कि इस बार हम चाहते हैं आपके नेतृत्व में जो 10 साल हरियाणा की जनता के साथ अत्याचार हुआ है, आप आगे बढ़ें। हम हरियाणा के नौजवान की, पहलवान की, किसान की ताकत के साथ इस बार के विधानसभा चुनाव में जो अन्याय काल चला है 10 साल, उसका 5 और तारीख उसको तो को कहा गया वोट पॉलिटिकली गिरवा। मोटिवेटेड है, और इधर प्रियदर्शनी जी कह रही हैं एमएसपी से लेके स्वामीनाथन आयोग की को लागू करवाने का काम जो है किया गया। मतलब इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, इस बात का दावा प्रवीण कैसे जी, करेंगे? जी फिर मैं आपको कहता हूं कि अभी भी मौका है, इन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। सिंघू बॉर्डर से लेके शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों पर अत्याचार करने के खिलाफ, जो आपने हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन, जब भी खेल के लिए, भारत के लिए उन्होंने खेला, तो भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलवाई, और उन खिलाड़ियों के साथ जो इन्होंने किया उसके लिए भी माफी मांग लेनी चाहिए। मैं बड़े सभ्य तरीके से कह रहा हूं, क्योंकि अभी भी समय है कि अपनी गलतियों के लिए माफ कर कहें, माफी मांगे। और अगर हुआ तो हरियाणा के लोग 5-7 सीटें इनको दे देंगे, पर मेरे को नहीं लगता जो अत्याचार, जो अन्याय इन्होंने किया, उसके वशिष्ठ जो जी, क्या हालात होता है है कि जब हरियाणा बातचीत में, करते हैं ना, और तो मेरा मन तो ये करता है कि मैं आधा घंटा एक ही मेहमान से बात कर, मेरे मन में इतने सवाल आने लगते हैं। जैसे जी, पहलवानों को लेकर मैंने बड़ी ओलंपिक में जाते शालीनता हुए से आपको हर ओलंपिक एक में जवाब जाते दिया। हुए मैं जब कुछ एक्सपर्ट से बात करा, वो बड़े सीनियर जो कोचेस हैं उनसे बात करा, उन्होंने कहा काश कि ये राजनीति में नहीं आए होते तो 10 मेडल पक्के थे हमारे हरियाणा की तरह। यानी राजनीति में उनको डालना या परवीन खींच कर जी, लाना भी राजनीति समस्या का में विषय कहा- बताया गया। और दूसरा, मांगे जो आप कहते हैं, मांगे भी ठीक है, अब वो अगर न्याय के लिए लड़ रहे हैं जैसा आप कहते हैं, तो वो भी एक भाजपा अलग के मसला है। सांसद ने जो स्टेटमेंट दी थी, वो पूरे जग जाहिर है आपने भी सुनी थी। उन्होंने कहा था बृजभूषण तो कहीं बृजभूषण ने कहा कि विनेश तो कहीं क्वालिफाई नहीं कर सकती। वो बिटिया ने देश का सम्मान बढ़ाया, लड़ी, और उसके साथ जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट है, पर हरियाणा के लोगों ने अपनी बिटिया के साथ खड़े होकर कहा। और हमने राजनीतिक एक दिन भी नहीं कही। मैं पहले भी कहता हूं और अब भी कहता हूं कि आप, अगर मैं भी कुछ संस्थानों से जुड़ा रहता हूं, तो वहां मैं काम कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में नहीं करता, उस संस्थान के भले के लिए करता हूं। और ज्यादातर खेल संस्थानों में, खेल संघों में लोग हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के भी हैं, भाजपा के भी हैं। और दीपेंद्र जी अगर कहीं गए तो वहां हरियाणा कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष चलिए, के अब एक नाते जो जाते हैं। मूल सवाल है, हालांकि मैं शैलजा जी के पास जाना हाँ। चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कुछ तकनीकी चुनौती से वो जूझ रही हैं, स्क्रीन को सेट कर रही हैं, तो उनके पास। लेकिन आप मुझे एक सवाल जो प्रियदर्शनी जी ने उठाया, और बड़ा जेन्युइन सवाल है,
ये हाँ, जो क्या? शैलजा जी और हुड्डा जी की जो रस्साकशी कोई आज की तो नहीं है। मैं कितने मतलब समझ लीजिए जब वो मुख्यमंत्री थे और जब पहली बार चुनाव हारे थे उस समय इंटरव्यू किया था, उस समय भी उनकी चुनौती यही थी। आज 10 साल बाद भी बैठ के हम वही बात कर रहे थे, बड़ी जेन्युइन चुनौती है उनकी। मैं आता हूँ शैलजा जी, अभी आपकी स्क्रीन नहीं मिल रही थी, अब मैं आता हूँ। प्रवीण जी उसका भी जवाब दे दूं। पता नहीं प्रियदर्शनी जी ने कहा वो ऐसी चीजें देखी। मैं एक हरियाणा से पीसीसी का मेंबर भी हूँ और एआईसीसी का भी मेंबर हूँ। हमें हर जो हमारा फॉर्मेट होता है कि कैसे पोस्टर लगाना है वो सब आता है। दोनों यात्राओं के लिए हमारे पास पोस्टर है और उसमें हरियाणा के सभी सम्मानित वार नेताओं के पोस्टर में मतलब शैलजा स्थान जी था। हुड्डा जी साथ साथ हैं, आप ये कह रहे हैं ना? और क्या, हम भाजपा को हराने में साथ साथ लड़ रहे हैं और एक इस रास्ते से ये तो जाके बड़ी घेर अच्छी रहे हैं खबर उस आपने रास्ते कांग्रेस के से। लिए दी, बड़ी अच्छी खबर चुनाव कांग्रेस के लिए दी। तो नहीं नहीं, युद्ध के आप वरिष्ठ मैदान में नेता हैं, मैं दोनों जानता तरफ हूं से आप घेरा जो जाता है बोलेंगे ना। जिम्मेदारी से बोलेंगे, पार्टी प्रवक्ता के नाते भी आपका एक धर्म बनता है। आप एक स्टेटमेंट दिखाओ कि जहां इन्होंने कहा हो कि जैसे भाजपा के नेता कह रहे मैं हैं कि अभी अगर नहीं जाऊंगा, भाजपा ने किसी दिन टिकट मैं नहीं आपके दी तो साथ हम नहीं। बैठूंगा, हम आपके शैलजा साथ जी बैठ के आज बात भी करेंगे उस पे, जब कांग्रेस पे सवाल होगा। अभी मेरी अभी पैनल पे का मैं सवाल कोई उनका कांग्रेस बता से रहा नहीं, हूँ। मैं तो शैलजा बराबर जी से ने देख रहा कहा हूं। कि मैंने मैं शुरुआत में एंटी इनकम्बेंसी की भी तिरंगे बात में की। ही अच्छा शैलजा जी, अब आप बताइए कि भाई आपके पुराने दोस्त और फिर आपके बहुत सारे विधायक भी ले गए, अभी आपका दुश्मन नंबर 1 या कॉम्पिटिटर नंबर 1 दुश्मन ना भी कहा जाए तो कौन दिखाई दे रहा है? आप लोगों का स्टेक कहां है? अभी तो हम देख रहे हैं पैनल पर भी जो है वो बीजेपी कांग्रेस लड़ रहे हैं, जेजेपी का स्टेक क्या है? नमस्कार। जितने भी प्रवक्ता मेरे साथी हैं उनको नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। जेजेपी का मैं अभी पैनल पे प्रियदर्शनी जी को भी सुन रही थी और हमारे जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस से उनको भी, वीरेंद्र जी को भी सुन रही थी। देखिए, दो चीजें हैं जो मैं यहाँ कहना चाहूंगी जो मुद्दे बने हुए। एक तो हरियाणा एज अ प्रदेश मुद्दे बने हुए हैं जिसमें कि जैसे आपने शुरुआत में कही एंटी इनकम्बेंसी तो है ही है, एक मुद्दा बहुत बड़ा, और किसानों का मुद्दा है, पहलवान बहनों का मुद्दा था। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मुद्दा है और स्थानीय मुद्दे भी हैं जहां तक वो इम्पैक्ट करेंगे। जहां तक जेजेपी का सवाल है, जननायक जनता पार्टी हम सिर्फ खोखले वादों पे जनता तक नहीं उतर रहे। हमारी, अगर आप पूछें, आपका सवाल था ओपोनेंट कौन है या हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार का एक्सपीरियंस जनता ने कांग्रेस का भी किया है, उनका भी राज देखा है। उन्होंने डबल इंजन की सरकार का राज बीजेपी के टाइम पे भी देखा है और उन्होंने जननायक जनता पार्टी का भी पीछे 4-4.5 साल का राज देखा है, जो हमने अलायंस में थोड़े से हिस्से, चाहे हमारा बीजेपी में था, जो हमने राज किया है। हमने जो कार्य किए हैं उस टाइम पर, उस काम को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम केवल खोखले ऐलान नहीं कर रहे या खोखली बातें नहीं कर रहे, बट जो हमने काम किए हैं उसको लेके हम जनता के बीच में उतर रहे हैं और उतर के हम अपनी मैसेज जो है जनता को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हरियाणा का जो वोटर है बहुत समझदार वोटर है और इस चीज को सभी मानते हैं। इनफैक्ट कल मैं किसी की डिबेट कल या परसों सुन रही थी तो किसी ने कहा था बीजेपी तो किसी सूरत में हरियाणा में नहीं आएगी और कांग्रेस को अगर कोई हरा सकता तो कांग्रेस खुद ही हराएगी। जो बात अभी हमने इस पैनल पे भी देखी है, जो सुनने को आया है, और वो एक फैक्ट भी है, कांग्रेस को कुछ हद तक कांग्रेस ही हराने वाली है। बट उसके अलावा जो जनता है उसमें 10 साल का राज कांग्रेस का भी देखा है। अगर उन्होंने इतना कुछ करना होता, एमएसपी करना होता किसान का या कुछ भी करना होता, वो अपने काल में भी कर सकते थे। बट अगर ऐसा किया होता तो 2014 में उनकी सरकार ना गिरती और भाजपा की सरकार ना आती। तो वोटर जो है बहुत समझदार है। लोकसभा की तरह आप अगर कहें कि मोदी जी के नाम पे आप बीजेपी आप वोट पूरे मांग राज्य रहे में चुनाव लड़ रहे हैं? कांग्रेस जो आप है शैलजा जी वो पूरे राज्य में लोगों को चुनाव लड़ रहे बहला हैं? के फुसला के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बदल जाएगा उसके नाम पे वोट ले ले, तो वो होने वाला नहीं है। अच्छा शैलजा जी, मैं मुद्दों अपने पे वोट लिए डालेगा। एक मतलब क्लास की तरह भी हरियाणा, आप जैसे लोग, जैसे वीरेंद्र जी हैं, बड़े सीनियर हैं, प्रियदर्शनी जी खूब जानती हैं, आप खूब जानते हैं, तो मैं तो हरियाणा समझ भी रहा हूं आपके साथ बैठ के, मेरे बड़ा काम आएगा हरियाणा इलेक्शन में। आप पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा भी अलायंस हुआ है जिसमें 90 में से 70 सीटों पे हम लड़ेंगे जननायक जनता पार्टी और 20 पे हमारे अलायंस पार्टनर लड़ेंगे। और अभी तक जो आपकी भूमिका रही या अभी तक जो पॉलिटिकल ताकत रही वो बड़े दल के साथ में जुड़कर रही, खासतौर पर बीजेपी आपका इतना मजबूत अलायंस रहा है। तो अचानक से आपको ऐसा एहसास क्यों हुआ कि अब हम अकेले के दम पर आ जाएंगे और अब जनता जो है वो हमारी तरफ देख रही है?
देखिए, अकेले के दम पे तो पहले भी लड़े थे 2019 में। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले हमने अलायंस किया था और फिर चुनाव किया था। अकेले दम पे हम, जब पार्टी नहीं थी तब तो पार्टी का कोई संगठन भी नहीं था, संगठन के नाम पे ऑलमोस्ट जीरो थे हम। जब हम तब लड़ सकते हैं, तब 10 सीटें लेके आ सकते हैं, तो अब तो हमारा 5 साल में संगठन बहुत मजबूत है। तो हमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हमें लग रहा हो कि हमें कोई तकलीफ है या हमें प्रॉब्लम है अकेले लड़ने में। हम पूरी तरह सक्षम है, पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ग्राउंड पे मिल भी रहा है। डॉक्टर संजय, जेजेपी का अलग से चुनाव लड़ना क्या कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाएगा? खासतौर पर जाट वोटों का बंटवारा हमेशा कहा जाता है। नायब सैनी जी को भी बड़े स्ट्रैटेजिकली उस समय पर लाया गया। लोकसभा चुनाव में उसका कुछ असर देखने को भी मिला। आपको लगता है विधानसभा चुनाव में भी ये देखने को मिलेगा? पर स्वाभाविक है कि जब फाइट ट्रायंगुलर होगा या पेंटेंगुलर होगा तो चुनाव तो चतुष्कोणीय हो, पांचकोणीय हो, षष्ठकोणीय हो, त्रिकोणीय हो, तो वोटों का बंटवारा का लाभ तो मिल ही जाता है ना। इस बात से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन हाँ, डेमोक्रेसी में यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, और मल्टी पार्टी सिस्टम में अगर जेजेपी को लग रहा है कि हम अकेले दम पर या जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर के हम परिणाम में चीजों को ले आएंगे, या हम इतना मेजॉरिटी में रहेंगे कि कल अगर पोस्ट पोल अलायंस करना पड़े तो हमारी वजह से किसी पार्टी की सरकार बने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार बने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तो हम एक डिसाइडिंग फैक्टर होंगे या किंग मेकर की भूमिका में होंगे। अब इनकी क्या स्ट्रेटजी है वो तो इनके नेता बेहतर समझते होंगे। लेकिन हाँ, ट्रायंगुलर फाइट में घाटे की संभावना रहती है। जो एंटी इनकम्बेंसी का घाटा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होते हुए दिख रहा है, चाहे मामला किसान का हो, नौजवान का हो, पहलवान का हो, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दे पर कांग्रेस अगर सीधे सीधे घेरती, लेकिन जैसे ही ट्रायंगुलर फाइट होगा या क्वाड्रेंगुलर फाइट होगा, चतुष्कोणीय संघर्ष होगा, तो उस स्थिति में तो वोटों का बंटवारा तो हो और परिणाम किसी के हिस्से में भी चला जाएगा, और बहुत छोटे मतों के अंतर से परिणाम कभी कभी किन्हीं के हिस्से में चला जाता है, जिसकी संभावना भी नहीं लगती है कि अच्छा ये तो इनके खिलाफ तो यहाँ इस तरह का वातावरण था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक तो की कैंडिडेट के चयन पर बहुत ही फूक फूक करके कदम रख रही है कि वो बगावती तेवर वाले उम्मीदवार खड़े न हो, तो बागी उम्मीदवारों से बचने के लिए वो फूक करके कदम रख रही है। कांग्रेस भी कोशिश करेगी कि जो हमारे नेता बटे हुए हैं, अलग अलग एक ग्रुप बना हुआ है, पोल बना हुआ है, वो एक ये बेसिक है कि भीतरघात या आपसी खींचतान जो है वो किसी भी राजनीतिक दल को नुकसान पहुंचाती है। इसका ध्यान दोनों ही दल रखेंगे। वीरेंद्र जी, मुझे कुछ ऐसी ठोस बात बताइए कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी चलिए हो गया कि बोर हो गए इनसे, अब हो सकता है कि नया बदलाव चाहें, और ऐसा नहीं, पहले देखा हुड्डा साहब की अपनी लोकप्रियता रही है यहाँ पर, और कांग्रेस की जमीन भी रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई ऐसी ठोस बात जिसकी वजह से बीजेपी को खारिज कर दिया जाए? ये आंदोलन वगैरह तो ठीक है, आपने बता दिया, ये सारी चीजें हम देख भी रहे हैं, इस पर खूब लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन कांग्रेस क्यों आए, वो भी तब जबकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है? प्रवीण जी, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने किया, और राजनीतिक चर्चाओं में आजकल इस प्रकार के प्रश्न भी नहीं पूछे जाते, ये भी एक दुर्भाग्य है। एक व्यक्ति को सरकार से क्या चाहिए? सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य। आज तीनों ही क्षेत्र में, आपने मेरे से कहा कि दूसरी बातों पे आए, तो तीनों ही क्षेत्र में जहां हम छोड़ के गए थे उससे एक स्टेप भी आगे ये नहीं बढ़ पाए 10 साल के अंदर। मैं आपसे इनके कहे वादे पर अपनी कोई बात नहीं करना चाहता। इन्होंने 2014 में आए तो इन्होंने कहा कि हम हर एमपी, हर विधायक एक गांव को एडॉप्ट करेगा, चाहे वो खट्टर जी का गांव दिखा दे कोई मुझे, या नायब सिंह सैनी का, कि ये गांव इन्होंने अडॉप्ट किया था, और आज इस गांव की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी हो गई कि वो मॉडल गांव हम कह सकते हैं कि भाजपा के शासन में वो मॉडल गांव बन पाया है। तो आपके प्रश्नों का जवाब ये है कि जितना सुशासन हमारे समय था, यहाँ शासन ही नहीं हुआ, किसी को पता ही नहीं था कि क्या हो रखा था, खिचड़ी खाते थे और हरियाणा के हर मामले को खिचड़ी बना दिया था। तो इन लोगों ने, इनकी कार्यशैली में कहीं भी शासन नहीं था, केवल हरियाणा के, पता नहीं क्या भाजपा के लोगों की मानसिकता है कि हरियाणा के मूल स्वभाव को
चाहे वो किसान के प्रति हो, चाहे पहलवान के प्रति हो, नौजवान के प्रति हो। जो बात अभी कही जा रही है कि तीनों ही तो नौजवान ही तो रोजगार मांग रहा था कि क्या किया ऐसा कि रोजगार मिले। और मैं आपको एक और बात बताता हूं कि हरियाणा में पलायन सबसे ज्यादा हुआ, और आप देख रहे हैं कि आज के समय में कि हरियाणा में जब नौकरी नहीं मिल पा रही है तो बच्चे अपनी जान को खतरे में डालकर, रोज खबर आती है कि उस रास्ते पर जाते हुए बच्चा कहीं जर्मनी में या बेलारूस में, आपके सामने खबरें हैं कि इस हालात में आज तक मैं मुख्यमंत्री से अपील भी करी थी कि आप कुछ ऐसा करें सकारात्मक, उसमें मैंने कोई नकारात्मक नहीं, मैंने ये कहा कि कुछ ऐसे काम किए जाए हम अपने हरियाणा के बच्चों को बचा पाए। आप ऐसा कोई एक काम ये बता पाए कि इन्होंने हमारे शासन में जाने के बाद 2014 से 24 में ऐसा कोई हितकारी काम हरियाणा वालों के लिए किया है? कितनी नई यूनिवर्सिटी खोली है शिक्षा के लिए, कितने नए कॉलेज खोले हैं, कितने खिलाड़ियों के लिए नए स्टेडियम बनाए हैं, कितने इन्होंने 10 साल के अंदर, गुड़गांव से आती हैं प्रियदर्शनी जी, कितने नए हॉस्पिटल, गुड़गांव की जो जनसंख्या है डे बाय डे बढ़ी, कि 10 साल में इन्होंने एक नया अस्पताल गुड़गांव को। लीजिए प्रियदर्शनी जी, आपकी बारी आ ही गई, आपकी बारी। आप उस समय पर उपलब्धियां बताना चाह रही थी। आपने एमएसपी, आपने स्वामीनाथन आयोग की बात कही, आपने पे स्केल की बात कही, लेकिन अब यहाँ पर सीधा प्रश्न कांग्रेस प्रवक्ता का ये है कि कितने कॉलेज, कितने स्कूल, पलायन एक बड़ी चिंता का विषय है, उसको रोकने के लिए क्या किया गया और युवाओं को कैसे एड्रेस कर रहे हैं, युवाओं के लिए आपने क्या किया, बताइए। प्रवीण जी, एक और चीज मैं प्रियदर्शनी जी से पूछना चाहूंगा कि अगर इन्होंने इतना काम किया है, क्या इनके मुख्यमंत्री करनाल से ही चुनाव लड़ रहे हैं? ठीक है वरिष्ठ जी, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा, इसका जवाब जरूर दूंगी मैं। वरिष्ठ जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ और मतलब मेरे ख्याल से प्रिसाइसली हम लोगों ने साथ में कभी काम भी किया है, ठीक है। लेकिन प्रवीण जी, मुझे लगता है कि हरियाणा कितना घूमे वरिष्ठ जी, इस पे मुझे डेफिनेटली संदेह हो रहा है। लेकिन मैं ऐसा कोई भी 22 जिले हैं और मैं ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां पे मैं नहीं गई हूँ। खासकर साउथ हरियाणा की बात करें तो हम साउथ हरियाणा पे बात करें, प्रश्न इनका पहला ये था कि हॉस्पिटल कितने बनाए, तो मैं आपको बता दूं, रेवाड़ी चले जाइए, एम्स खुला हुआ है। एम्स रेवाड़ी जो सौगात दी है हमने दी है, हकीकत है। 43 यूनिवर्सिटियां हम लोगों ने खोली है, ये हकीकत है। स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट हमने खोले वरिष्ठ जी। नहीं, एक मिनट, अब आप सुनिए वशिष्ठ जी, देखिए आपके बोलते हुए वो बोल सकती थी, रुक जाइए एक मिनट, बोलिए जी, बोलिए प्रवीण जी। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको एक डेटा बताती हूँ। हुड्डा साहब के समय पे सरकारी नौकरियां जो लगी थी वो 86,000 लगी थी। हमने जो सरकारी नौकरियां लगवाई हैं वो 1,40,000 लगाई हैं, और हमारे नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री ने 50,000 नौकरियों का और वादा कर दिया था। वो तो आचार संहिता लग गई, वरना हमने वो नौकरियां भी कर देनी थी। उसके बाद कच्चे कर्मचारियों को, जैसे मैंने आपको बताया, पक्का हमने कर ही दिया है। किस तरीके से हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, ये भी किसी से नहीं छुपा हुआ है। महिला, पहले हुड्डा साहब के समय में मैं आपको बता दूं कि पेंशन जो थी वो 1,000 रुपए मिलती थी बुजुर्ग महिलाओं को। आज उन्हीं, और ये मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रही हूँ, मैं अभी कुछ दिनों पहले बादशाहपुर में, जो कि विधानसभा मेरी आती है, वहां पे कुछ ताई लोगों के साथ बैठी थी, तो उनसे मैंने पूछा, ताई कैसा लग रहा है सरकार में, ठीक है? तो बोलती, छोरी बहुत मजा आ रहा है सरकार में, क्योंकि कम से कम इतना अच्छा है कि 3,000 रुपए अकाउंट में आ जाते हैं। और ये कोई पॉलिटिकल महिलाएं नहीं थी, ये अपनी घरेलू महिलाएं थी, जैसे हम लोगों के यहाँ ताई, चाची, नानियां होती हैं, वो ही महिलाएं थी। तो आप ये सोचिए कि जनता का कितना प्यार है, घर के बुजुर्गों का कितना प्यार है, बच्चों को कितना प्यार है। आज अगर एक ग्रेजुएट है और वो अगर क्वालिफाइड स्टूडेंट है तो उसको 4,000 तक का स्कॉलरशिप मिल रही है। ये सारी सुविधाएं थी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, पर्ची खर्ची को हमने खत्म कर दिया। हरियाणा में फेमस थे हुड्डा साहब की सरकार में कि भैया पर्ची जाती थी, खर्ची आती थी, नौकरी लगती थी। ये हमने खत्म कर दिया, और वो भी सिर्फ 2 जिलों तक निर्भर थी। सिर्फ जो 2 जिले हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि मेरे सीनियर वरिष्ठ साथी वरिष्ठ जी को पता ही होगा कि मैं कौन से वो 2 जिलों की बात कर रही हूँ। सिर्फ वो 2 जिले, और उन 2
उनके कुछ खास लोग, बस उन्हीं को पर्ची खर्ची की नौकरी मिलती थी। कभी भी किसी ने नहीं सोचा था कि एचएससी की नौकरी कभी एक गरीब किसान के बेटे को भी लग सकती है, एक रिक्शे वाले के बेटे को भी लग सकती है। अगर ये सपना साकार किसी ने किया है तो इस सरकार ने किया है। दूसरी बात कि हमारे मुख्यमंत्री जो है वो सिर्फ एक सीट पे चुनाव नहीं लड़ रहे वरिष्ठ जी, वो 90 सीटों पे चुनाव लड़े हैं। आज नायाब सिंह सैनी के चेहरे पे आज हम 90 की 90 विधानसभा पे चुनाव लड़ रहे हैं। एक मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं हमारे, ऐसे नायाब मुख्यमंत्री हैं, उनको कहीं से लड़वा दीजिए, कहीं से जीत जाएंगे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ। हमारे सारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कमर कस ली। मैं तो वरिष्ठ जी से पूछना चाहती हूँ कि आपका हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? और ये लोग इतनी ठीक है। वंचित वर्ग की बात अच्छा, करते वैसे हैं। वैसे वैसे वीरेंद्र वशिष्ठ जी जो हैं वो काफी वरिष्ठ हैं, लेकिन आज प्रियदर्शनी जी ने उनको वरिष्ठ बना दिया नाम से भी, तो ठीक है। वशिष्ठ जी जो है, वशिष्ठ जी भी तैयार हैं और प्रियदर्शनी जी भी तैयार। मैं ये तो समझ गया कि आप दोनों के पास हरियाणा का इतना आराम से बैठ के समझा जा सकता है। लेकिन वशिष्ठ जी, एक बात है, घोट के हरियाणा को एक बात है वशिष्ठ जी, आपने एक सवाल पूछा, उस पर सीधा सीधा आपको एक जवाब दिया, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि मेरा सवाल आपसे ये भी था शुरुआत में, दरअसल मूल सवाल यही था कि सिर्फ इनसे बोर हो गए इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे बैठे। आप क्या बताएंगे, किन चीजों के साथ में जाएंगे आप, कि इनकी कमियां बताएंगे, या आप खुद भी कुछ बता रहे हैं कि हमारी तरफ क्यों आकर्षित हो रहा है हरियाणा, या हमसे क्यों उम्मीद पाले बैठा है हरियाणा? देखो, हर चुनाव में जाने से पहले हर पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार करती है और बताती है कि हम किन मुद्दों पर जाकर हम काम करेंगे, चाहे वो हम हिमाचल हो, कर्नाटक हो या अन्य किसी राज्य में हो। सीधे हरियाणा। अब मैं थोड़ा सा इसलिए माफी के साथ रोकते हुए बोल रहा हूं कि इसलिए मैं एक पैनल को थोड़ा सा सूचित भी कर, सूचित एक सूचना दे दूं। देखिए, किसी भी क्षण मुझे जो है सदस्यता अभियान जो चल रहा है उसमें जाना पड़ेगा, तमाम बड़े लोग बोल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि अब हम थोड़ा एक समरी की तरफ बढ़े। आप हरियाणा में क्या क्या वादों के साथ जा रहे हैं जो आपको लगता है अपील करेंगे? देखो, हमने हरियाणा के अंदर अब जो जिस प्रकार का शासन ये रहा कि मैंने वही कहा कि 3 चीजों पर ये सरकार सोचना बंद कर गई। अडानी और अंबानी के सोच को अब खत्म कर कर हम गांधी की सोच को, महात्मा गांधी की सोच के हिसाब से पुनः 8 अक्टूबर से हरियाणा को दोबारा से महात्मा गांधी की सोच की पार्टियों का शासन मिलेगा, और उसमें फिर दोबारा आखिरी पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति को कैसे, मतलब ये और सुरक्षा, आप पहुंच कैसे रहे हैं लोगों पे? ये तो एक हो गई नैतिक बात हो गई, एक सतही बात हो गई, कैसे पहुंच रहे हैं? आ रहा हूं ना, आप सुनिए। उस पे सोशल सुरक्षा में जो हॉस्पिटल्स हमारे कम हो गए हैं, जो सबसे बड़ी समस्या अब बन चुकी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य की जो जरूरत है वो नहीं मिल पा रही है। मैं किसी भी आप नए उसको देखो, और इतनी महंगाई हो गई है, उसको कैसे कंट्रोल करें? बड़े हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल में हर व्यक्ति इलाज नहीं करवा सकता है। हमारे 3 मुद्दे खास रहेंगे। हरियाणा के लोगों के हर गरीब के घर पर, हर गरीब को घर मिले, उसकी स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, और बेसिक उसका जीवन यापन करने के लिए एक न्यूनतम आर्थिक मदद भी हम इस बार सोच रहे हैं कि कैसे हर व्यक्ति को हरियाणा के किसी, ठीक है, मैं इस पर कई सारे काउंटर सवाल कर, लेकिन मैं चाहता हूं शैलजा जी से को मैं बहुत कम सुन पाया हूं, और क्योंकि समय मेरे पास बहुत सीमित है, तो शैलजा जी एक तरीके से बहुत सारी बातें जो हैं वो कांग्रेस बीजेपी के पास है कहने के लिए, आप लोगों के पास में मेजर सेंटिमेंट क्या है? हम जानते हैं कि जाट वोटर्स का आपके प्रति एक आकर्षण रहता है, और इसके अतिरिक्त और क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको लगता है? आपने एक बात बताई कि बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, अब हमें देखेंगे, लेकिन मुझे कुछ ऐसी ठोस बातें बताएं कि आपकी तरफ हरियाणा की जनता क्यों आए। देखिए, हमने 4.5 साल में भी केवल विकास की तरफ काम किया है, और अभी भी जब हम पब्लिक में उतर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, केवल जुमले देके नहीं या सिर्फ घोषणाएं देके नहीं, जो हमने 4.5 साल का काम किया है उसके बेसिस पे हम जो है पब्लिक के पास जाएंगे, जहां पे हमारा जो भी नैरेटिव रहेगा, ये जो भी हमारा घोषणाएं रहेंगी, वो ज्यादातर युवाओं, महिलाओं और हरियाणा की
जो विकास है उसके अराउंड रहेगा। जहां तक अभी मैं बीजेपी की प्रवक्ता प्रियदर्शनी जी की बात सुन रही थी, जो रोजगार का है, या उन्होंने बुढ़ापा पेंशन की बात उठाई, तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, ये बुढ़ापा पेंशन आज 3,000 या 3,100 जो हुई है, किसकी वजह से हुई है ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बना दूं कि हमने ये अपने घोषणा पत्र में बुढ़ापा पेंशन की बात रखी थी कि हम इसको 5100 करना चाहते हैं, जो हम नहीं कर पाए, बट कुछ ना कुछ करके हम 3100 तक इसको लेके आए। फिर बात रोजगार की जब उठी थी, तो रोजगार के भी मैं बता दूं 75% जो युवाओं का हमने रिजर्वेशन की, वो हरियाणा के रोजगार को दिमाग में रखते हुए की, क्योंकि यहाँ से पलायन होता है, युवा जो है दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, जबकि हरियाणा की अगर आप स्थिति देखिए आर्थिक, वो बहुत अच्छी है। उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे हमारे हरियाणवी युवक जो है उनको नौकरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमने 75% रिजर्वेशन की जो हमारी हमने रोजगार की जो रिजर्वेशन है उसकी शुरुआत की। वो बात दूसरी है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है और उसको अभी तक टेकअप जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने की नहीं, फॉलो किया नहीं है उसके पीछे। जी। तो डेफिनेटली हम विकास की तरफ जा रहे हैं, और हमारे जितने भी मुद्दे रहेंगे, जो भी हमारी घोषणाएं रहेंगी, वो हरियाणा के विकास को लेकर और युवाओं और महिलाओं पे हमारा खासकर पूरा फोकस रहेगा। ठीक, आपने ठीक तरीके से अपनी बातों को रखा। अब वाइंड अप करने की तरफ बढ़ते हैं। प्रियदर्शनी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? एक एक कमेंट मैं ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। आप कोई चीज ऐड करना चाह रही हैं तो कहिए। प्रवीण जी, 2 बातें मुझे बोलनी है। मैं शैलजा जी की बातें सुन रही थी, मुझे इस पे जवाब देना है कि जो 75% आरक्षण की जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि गुड़गांव जो कि राजस्व का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसमें 55% एक तरह से रेवेन्यू जनरेट होता है पूरे हरियाणा का, ठीक है, ये बात हुई थी। इन्होंने सिर्फ आवेदन किया था, लेकिन इसको इन्होंने जमीनी हकीकत नहीं दी, जबकि वादा इन्होंने ये किया था कि हरियाणा के युवाओं को इंसाफ मिलेगा, और प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी हो, ऐसा इन्होंने नहीं किया है। जहां तक बात की जाए कि इन्होंने जो 3,000 का ये कहा था, तो मैं इस पे भी कॉन्ट्रडिक्ट करती हूँ। ये 3,000 जो था, ये भारतीय जनता पार्टी का था, ना कि इनकी पार्टी का था, और ये बात हकीकत है, ये भी जानते हैं। ठीक है प्रियदर्शनी जी, ये सारे आरोप तो आप पर भी लगते हैं, ये तो हर पार्टी पर लगते रहे। जो भी पार्टी सत्ता में आती है, पिछली योजनाओं को आगे बढ़ाती है या रुके हुए कामों को, ये कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, क्रेडिट की लड़ाई होती है, हम सभी जानते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात, आप ये देखिए, इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। मुझे एक प्रदेश ऐसा बता दीजिए जहां पे 500 रुपए में सिलेंडर महिलाओं को मिल रहा है। तो मैं हरियाणा की महिलाओं को, ठीक है, आपने पर्याप्त समय लिया प्रियदर्शनी जी अपनी उपलब्धियां बताने के लिए, वो सुना दर्शकों ने। अभी हरियाणा की जनता तय करे। लेकिन डॉक्टर संजय, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहता हूं, और वो ये है कि अभी आपने जितनी भी चर्चा सुनी उसमें एक चीज, और ये इस चुनाव की बात नहीं है, हर चुनाव में मैं देख रहा हूं, पेंशन, युवाओं को, महिलाओं को, बहनों को पैसा दीजिए, सस्ता दीजिए, ये हमारे देश की राजनीति में बड़ी तेजी से चाहे विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, सभी को लगता है कि जनता को पैसा चाहिए उसके अकाउंट में। हम कहां जा रहे हैं, और ये कितना सही आप मानते हैं? यही तो विडंबना है राजनीति की कि आप पैसा दे रहे हैं, काम उनको नहीं दे रहे हैं। अगर काम देते, काम की संभावना बनती, तो शायद उनका स्वाभिमान का वो पैसा होता। ये तो लग रहा है कि जैसे आप खैरात बांट रहे हैं। ठीक है, कई राज्यों में फ्रीबी की योजनाएं चली हैं, और कभी हम लोग अलग से बात कर लेंगे कि उस राज्य पर आर्थिक बोझ कितना बढ़ा हुआ है, वो कितना राज्य लोन लेकर के इस तरह की फ्रीबी की योजनाएं चला रही हैं। बिल्कुल उनकी मदद होनी चाहिए। मैं मदद से कहीं से भी ये नहीं करता हूं कि अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो उनको जीवन जीने के लिए सरकार वेलफेयर स्कीम के तहत कुछ मदद करे, लेकिन इसकी जगह पर अगर उनको काम दिया जाता, और काम के जो माहौल है और काम के लिए जो योजनाएं हैं, सरकार अगर उस पर काम करे, तो शायद ये एक बेहतर तस्वीर आती। ये बहुत दिनों तक मैं नहीं समझता हूं कि सस्टेन करेगा इस तरह की योजनाएं। आप पार्टी ने तो दिल्ली में क्या क्या नहीं बांटा, क्या हो जाएगा बांट देने से? दिल्ली के लोगों को काम मिल गया। तो राज्यों में इस तरह की जो फ्रीबी की जो योजनाएं हैं, मैं कहीं से भी इससे सहमत नहीं रहता हूं। नहीं, बट इसका असर पड़ रहा है। ये अल्टीमेटली लोगों को, मुझे लगता है कि ये अपील करती है चीजें, तभी तो पॉलिटिकल पार्टीज एनकरेज्ड हैं। नहीं, ठीक है, अपील करती है। तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हुई थी, और तमिलनाडु से चीजें परकोलेट होकर के हिंदुस्तान के हर भाग में आ गई। अपील क्यों नहीं करेगी? अगर किसी को मुफ्त में कोई चीज मिलती है तो अपील करेगी, लेकिन आपकी प्रगति, आपके राज्य की प्रगति,
आपके देश की ये मैं प्रगति आपसे इत्तेफाक कहाँ रखता हूं जाती कि है? आप रोजगार के अवसर दें, स्किल्स के। अब क्योंकि क्लोजिंग कमेंट पर जा रहे हैं वीरेन जी, यही सवाल है। वीरेन जी आप बोलें। देखिए प्रवीण जी की सारी चर्चाओं में फिर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप और हम मिलकर हरियाणा के लिए अच्छा सोच रहे हैं। और जहां तक तमिलनाडु की बात कही तो मैं थोड़ा सा इसमें डिफर करता हूं कि आप उसको एक सरकार का ये काम है कि वो अपने हर नागरिक की सामाजिक सुरक्षा के लिए सोचे। और ये संसार में ऐसा कौन सा वेस्टर्न वर्ल्ड में देश है कि जो नहीं करता। हम क्यों इसको खैरात और ये बात करते, मेरे को समझ में नहीं आता कि जो ये कहते हैं। और जहां तक तमिलनाडु की बात है, आप देख लिए उनका राजस्व घाटा अगर जो नहीं देते हैं और वो देते हैं उनके यहाँ फिर भी कम है और यहाँ से ज्यादा रोजगार है। और अगर ये स्टडी के मैं इसमें और जैसे मैंने आपके तो चैनल कुल पे मिलाकर मैं ये आप कहना चाहता हूं, एक तरीके मैं से प्रवीण जी, क्योंकि मध्य आपका प्रदेश चैनल पे में आज चुनाव मध्य की प्रदेश बात की है। लाडली बहना योजना और महाराष्ट्र में इसी तरह की समानांतर योजना का समर्थन कर रहे हैं आप। मैं हर उस योजना का समर्थक हूं जो भारत के नागरिक को भूखा ना मरने दे। हर उस योजना का समर्थक हूं कि उसके सम्मान, उसकी डिग्निटी में किसी मैं प्रकार की आपकी इस कमी बात ना की आए। वैल्यू ये- करता हूं, इसका मैं सम्मान नहीं, करता हूं। मुझे लगता है कि आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। हालांकि जैसा अभी हम बात कर रहे थे, वीरेन जी क्योंकि समय समाप्त हो गया चैनल है। के माध्यम से आपने एक प्रश्न मेरे से पूछा था, हरियाणा से जुड़ा होने के नाते, एक ओवरसीज कांग्रेस के सेक्रेटरी होने के नाते भी आपके चैनल के माध्यम से मैं दो बात आज कह सकता हूं बहुत संक्षेप कि में। आने वाली सरकार जो मुझे लगता है और हरियाणा ने ठान लिया है कि वो कांग्रेस की सरकार होगी, उसमें आप शिक्षा नीति, खेल नीति और एनआरआई वेलफेयर मेरे 3 मुद्दे हैं जिन पे मैं ठीक है, चलिए आपने भी अपनी बात रखी। तमाम राजनीतिक दलों ने क्या क्या करना है उन बातों को रखा था। और ये बात सही है कि फ्री बीज के ऊपर, जैसा डॉक्टर संजय कह रहे थे कि इस पर विस्तार से बात हो सकती है, तो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर फिर बात करेंगे। लेकिन आप लोगों ने बहुत बढ़िया बात की, मुझे हरियाणा काफी समझ में आया। इसके लिए प्रियदर्शनी जी आपका बहुत धन्यवाद, शैलजा जी आपका बहुत धन्यवाद, और वरिष्ठ वीरेंद्र वशिष्ठ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय कुमार आपका बहुत बहुत धन्यवाद लगातार चर्चाओं में इसी तरह हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए।